टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और इस बार हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा, जो हमारे साथ स्टूडियो में है। गौरी और हम मिलकर के आपको कई सारे मुद्दे बताने वाले हैं, टिप्स बताने वाले टैक्स बचाने के, खासतौर से ऐसे मौके पे जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। तो पूरे शो को देखिएगा, क्योंकि शो में कई सारी महत्वपूर्ण बातें होंगी। मिसाल के तौर पर हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में एनआरआई किन किन बातों का रखें ख्याल, आयकर नोटिस असली है या नकली, कैसे करें इसकी पहचान, और साथ में भी बताएंगे कि अगर कोई क्रिटिकल इलनेस से परेशान है तो उसके इलाज पे जो खर्च हो रहा है उसके एवज में कैसे आप बचा सकते हैं टैक्स। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात इनकम टैक्स रिटर्न की, और उन लोगों के लिए जो एनआरआई है। कई बार एनआरआई कई सारी गलतियां कर देते हैं अनजाने में, तो उन गलतियों से आपको बचना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एनआरआई कौन कौन सी गलती करते हैं। गौरी समझते हैं, गौरी अक्सर एनआरआई किन किन गलतियों कर बैठते हैं अनजाने में रिटर्न फाइल करते वक्त? देखिए लक्ष्मण, जो एनआरआईज होते हैं, सबसे पहली गलती तो वो ये करते हैं कि वो हर साल अपना रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं चेक करते। कई बार ऐसा होता है कि उनका स्टे इंडिया में ज़्यादा हो, या कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जिससे आपका स्टेटस डिसाइड होता है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। उस तरीके से आपकी जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उस हिसाब से आपकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में डिसाइड होती है, जो आपको इनकम टैक्स पोर्टल में अपडेट भी करना होता है, और उस हिसाब से आपको अपनी इनकम दिखा के उस पर टैक्स देना होता है। इसके अलावा कई बार आपकी इनकम होती है बाहर है, देश के बाहर, आपको लगता है कि इंडिया में उसको रिपोर्ट नहीं करना, लेकिन आपके रेजिडेंशियल स्टेटस की वजह से कई बार उसकी रिपोर्टिंग ज़रूरी हो जाती है, और उसमें आपको कुछ बेनिफिट भी मिलता है जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की वजह से मिलता है। कई लोग उसको देखना भूल जाते हैं। इसी के साथ कई बार आपकी ऐसी इनकम होती है इंडिया में जो आपको शायद पता ही नहीं है कि आपकी वो इनकम है यहाँ पे। जैसे कोई बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है आपके एनआरओ एनआरई बैंक का, क्योंकि कई एनआरआईज का मैंने देखा है उनके पास यहाँ पे नेट बैंकिंग वो यूज़ नहीं करते, या अपडेट रेगुलरली अपना बैंक अकाउंट खोल के चेक नहीं करते। कई बार कुछ इंटरेस्ट होता है या कोई और इनकम ऐसी आ रही होती है जो उनके ना माइंड से ही निकल जाती है। उन इनकम्स को यहाँ पे रिपोर्ट करके उस पर टैक्स देना बहुत ज़रूरी है। इसमें से एक इशू कई बार मैं पढ़ भी रहा था कि एनआरआई के लिए संपत्ति को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर कई सारे इश्यूज आते हैं, वो कई बार समझ नहीं पाते हैं और रिटर्न फाइल करने में गलती कर बैठते हैं। वो क्या इशू है लक्ष्मण? इसमें सबसे बड़ा इशू ये है, अगर आप देखेंगे तो एनआरआईज के जो एनआरआईज इंडिया से बहुत साल पहले जा चुके हैं और उनका इंडिया वापस आने का कोई एज सच प्लान नहीं है, वो यूजुअली यहाँ से वाइंड अप कर देते हैं। उनकी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी होती है, उसको बेच के वो बाहर पैसा अपना ले जाते हैं। तो जब वो उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो टीडीएस कटता है। अब टीडीएस कटता है तो उनको लगता है हमारा तो टैक्स कट गया, अब हमें रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बहुत बड़ी चूक हो जाती है, और ऐसे कुछ केसेस भी सामने आए पीछे कुछ समय में कि एनआरआईएस को नोटिस आया कि आपने रिटर्न नहीं फाइल की है। अब उन्होंने सोचा कि हमारा तो टीडीएस कट गया था तो हमें रिटर्न फाइल नहीं करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर टीडीएस कटा है तो भी रिटर्न फाइल करनी है, और टीडीएस जो आपका कटता है वो हायर रेट पे कटता है क्योंकि आप एनआरआई हैं, और सेल वैल्यू पे कटता है, बहुत बड़ा अमाउंट ये होता है। उसको भी बचाने का तरीका होता है कि आप लोअर डिडक्शन के लिए अप्लाई करें, या नील डिडक्शन अगर आपका हो सकता है टैक्स ही ना बने तो आपका टीडीएस कटे ही ना, लेकिन रिटर्न भरनी फिर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप रिटर्न नहीं भरेंगे आपको ज़रूर ही नोटिस आएगा। तो चलिए, अगर आप एनआरआई हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो टैक्स के मोर्चे पर इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए, और आगे शो में अलग अलग एपिसोड में आपको बताते रहेंगे रिटर्न फाइल करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है। और फिलहाल ये थी बातें एनआरआई के लिए। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। कई सारे कॉलर्स हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली, जहाँ से सुशील कुमार भाटिया साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। भाटिया साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर। देखो, मैं 69 ईयर्स का रिटायर्ड प्राइवेट सेक्टर से प्रोफेशनल हूँ। मेरी इनकम जो है फिक्स डिपॉजिट और एलआईसी की पेंशन और एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। तो उसमें मेरे दोस्त, मैं अभी रिटर्न फाइल करना है, कल मैंने अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देखा तो बैंक ने तो मेरा 6,500 रुपये टैक्स काटा है, और वो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में 3,500 रुपये दिखा रहे हैं। और दूसरा, मेरे टेनेंट ने मुझे टैक्स जो काट के दिया है वो करीब 23,000 रुपये, और वहाँ पर जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में सिर्फ वो 2,300 रुपये दिखा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी में करके मैं समझ नहीं पा रहा। दूसरा मेरा सवाल यह है कि पीपीएफ इंटरेस्ट अगर मैं नया टैक्स रेजिम चुनूं
तो मेरा पीपीएफ इंटरेस्ट जो आता है वो टैक्सेबल हो जाएगा क्या? ठीक है, आपके बेसिकली दो सवाल हैं। आपने अपना 26 AS चेक किया है या सिर्फ AIS चेक किया है? हाँ, ऐसा है, देखिए 26 AS में एक करेक्शन उन्होंने अपने आप कोटक महिंद्रा बैंक की कर दी है, दूसरी करेक्शन दूसरे बैंक की अभी नहीं हुई है उसमें 26 AS में। और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में वो जो टेनेंट ने टैक्स दिया वो दोनों की डिस्क्रिपेंसी अभी भी चल रही है। ठीक है, तो मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दे देती हूँ। पहले जो आपका 26 ईयर्स में आपने बोला एक चीज़ रेक्टिफाई हो गई है, दूसरी भी आपने अगर क्वेरी रेज की है हो जाएगी। अपडेट होने में 2-3 दिन लगते हैं, जब उन्होंने रिटर्न रिवाइज की होगी उसके 2-3 दिन बाद ही वो अपडेट होगा। तो अभी आपके पास समय है, आपने बहुत टाइमली देख लिया कि ये इशू आ रहा है, तो आप उसमें वेट कीजिए 2-3 दिन, और आपके पास 31 जुलाई तक का टाइम है रिटर्न भरने का, तो आप इजीली सही रिटर्न भर पाएंगे। बट बिना, जब तक टीडीएस रिफ्लेक्ट मतलब आप नहीं देख लेते कि टीडीएस रिफ्लेक्ट हो रहा है, उससे पहले आप रिटर्न मत भरिएगा, अदरवाइज आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जहां तक बात है एआईएस की, अगर बाय चांस आपके 26 एएस में अपडेट हो गया, आपका टीडीएस का अमाउंट सही आ गया, सब कुछ ठीक आ गया, और एआईएस में फिर भी नहीं हुआ, हालांकि मुझे लगता है एआईएस में भी बिल्कुल अपडेट हो जाएगा, बट अगर बाय चांस नहीं हुआ तो आप उसके फीडबैक ऑप्शन को यूज करके और उसमें आप अपना रिस्पॉन्स डाल सकते हैं कि ये टीडीएस का अमाउंट या ये आपका इनकम का अमाउंट में डिस्क्रिपेंसी है और आप उस हिसाब से रिटर्न भर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की फिर कोई बात रहेगी नहीं। जहाँ तक बात है आपके पीपीएफ की इंटरेस्ट की, आपने पूछा कि न्यू रिजीम में आपको वो पीपीएफ का इंटरेस्ट का जो बेनिफिट मिलता है, कुछ उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता, वो आपको न्यू रिजीम में मिलेगा कि नहीं। तो देखिए, न्यू रिजीम में आपको कोई भी एज सच डिडक्शन नहीं मिलती है, लेकिन जो पीपीएफ का इंटरेस्ट होता है वो डिडक्शन नहीं होती, वो एग्जेम्पशन होता है। मान के चलिए कि पीपीएफ का वो एक अपना खास फीचर है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो आपकी इनकम में ऐड नहीं होगा, तो क्योंकि वो इनकम में ऐड ही नहीं होगा तो उसकी डिडक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आप न्यू रिजीम भी चूज करेंगे तो भी आपको जो पीपीएफ का इंटरेस्ट है उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो भाटिया साहब, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया अब? हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन सर, थैंक यू। आगे भी कोई दिक्कत हो, कभी उलझन हो तो टैक्स गुरु से संपर्क करिएगा। अब चलते हैं सीधा कोलकाता, जहां से देवेंद्र कुमार राठी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राठी साहब नमस्कार, क्या उलझन आपके पास? नमस्कार, देवेंद्र कुमार राठी बोल रहा था कोलकाता से। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरे पास 2 फ्लैट्स हैं और मैंने एक थर्ड भी बुक किया था 2021 में, जिसका की इंस्टॉलमेंट मैंने 50% मोस्ट प्रोबेबली कर दिया है, और इस बीच में मैंने इस मंथ में जो सेकंड फ्लैट था उसको सेल आउट कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन एक ये था कि जब मेरा जो इसका बेनिफिट मेरे को मिलेगा क्या, मैं इसका जो इनकम होगी मेरी, जो प्रॉफिट होगा इसमें सेल आउट में, उसका बेनिफिट मेरे को क्या इस थर्ड फ्लैट जो मैं ले रहा हूँ उसमें उसको बेनिफिट मिल सकेगा क्या? उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? जो थर्ड फ्लैट आपने लिया, आपने कब बताया, कब आपने लिया है? 21 में मैंने बुकिंग किया था, जिसका इंस्टॉलमेंट अभी चल रहा है। 25 में मेरे को हैंड ओवर होगा, जून या दिसंबर में। और इसका अलॉटमेंट लेटर अभी नहीं आया है? नहीं, अभी अलॉटमेंट लेटर तो सर मैडम वो आजकल पहले ही दे देते हैं, उसकी 2% रजिस्ट्री भी मेरी हो गई है। तो देखिए, अगर आपका अलॉटमेंट भी हो गया, रजिस्ट्री भी हो गई है, तो मान लीजिए कि जब ये रजिस्ट्री हुई है, आपने ये घर खरीद लिया, ये आपके नाम पे हो गया। अब आप जो सेक्शन 54 में आप फॉलो करते हैं, जब आप उस सेक्शन को देखेंगे तो उसमें लिखा है कि आप कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए जब आपने प्रॉपर्टी एक बेची है उससे 1 साल पहले आप एक नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या 2 साल बाद खरीद सकते हैं। तो आपकी ये प्रॉपर्टी विद इन लास्ट 1 ईयर आनी चाहिए थी जब आपने नई प्रॉपर्टी, पुरानी प्रॉपर्टी बेची है। मेरे हिसाब से 2021 तो आपका उसमें काफ़ी पहले चला गया, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका टैक्स बचाने के लिए आप 54 EC के बॉन्ड्स को देख सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 54 में आपको सिर्फ कैपिटल गेन्स इन्वेस्ट करने होते हैं। तो जब इसमें आप अपना जो कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेने के बाद वो जो अमाउंट आएगा वो आप 54 EC में डिपॉजिट करके टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन इस जो आपने घर पहले 2021 में खरीदा था, इसका बेनिफिट आप इस वाली प्रॉपर्टी से नहीं ले पाएंगे। राठी साहब, कोई कंफ्यूजन? एक कंफ्यूजन है कि मैंने अलॉटमेंट या रजिस्ट्री जो भी हुई है मेरी 2022 में हुई है, हाँ 2023 में, सॉरी
तब मेरे को मिलेगा क्या? 23 में हुई है। और ये वाला आप 2021। और ये वाला जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं ये कौन सी डेट की है? ये काफी 2011 की है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि ये आप कौन सी डेट पे बेच रहे हैं? अभी जून में। तो एक साल का गैप आप वो एक साल के गैप में फॉल करेंगे? हाँ, रजिस्ट्री से शायद कर जाएंगे। हाँ, अगर आप वो एक साल में फॉल कर जाते हैं तो आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखिए, अगर आपका एक साल खत्म होने वाला है उस प्रॉपर्टी को खरीदने से और अभी इस वाली प्रॉपर्टी को बेचने के टाइम में एक साल खत्म होने वाला है, तो आप जल्दी से बेच लीजिए ताकि आप उसका जो बेनिफिट है वो क्लेम कर सकें। बट अगर वो एक साल का पीरियड खत्म हो गया, फिर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप ये बेनिफिट ले सकें। चलिए, कोई कन्फ्यूजन आ गया भी तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। फिर से आपको हम सीधा रूबरू कराएंगे अपने टैक्स गुरु के साथ। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि आखिर कैसे पहचानें कि आपके पास जो इनकम टैक्स का नोटिस आया है वो असली है या नकली। ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि नकली नोटिस के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी भी हो रही है। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा, जो हमारे साथ स्टूडियो में बैठी हुई हैं। आप लोगों के सवाल भी लेंगे, उनका जवाब भी गौरी से पूछेंगे। लेकिन इस बीच एक मुद्दा जो कई बार अक्सर लोग पूछा करते हैं और परेशान भी होते हैं, वह है कि इनकम टैक्स के नोटिस आता तो हर कोई घबरा तो जाता ही है, और इस घबराहट का फ़ायदा जो है कई बार फर्जीवाड़ा करने वाले लोग उठाते भी हैं लोगों से। और करते क्या है, कई बार नकली इनकम टैक्स के नोटिस भेज देते हैं और फिर उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। तो बिल्कुल आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नोटिस जब भी आए तो एक बार ज़रूर चेक करिए कि इनकम टैक्स का ये जो नोटिस है ये असली है या नकली। अब आप पूछें कि चेक कैसे करें, तो गौरी से पूछ लेते हैं, चूँकि इनके पास कई सारे क्लाइंट आते भी रहते हैं। गौरी, ऐसा होता है कि नकली इनकम टैक्स नोटिस आ जाता है? देखिए, बिल्कुल होता है। हम पिक्चरों में अक्सर देखते हैं कि किसी के साथ ऐसा स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, और ये डेफिनेटली होता है। इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छा प्रोविज़न निकाला है कि कोई भी नोटिस पे एक नंबर होगा, यूनिक नंबर, जिसको डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। तो जब आपके पास कोई नोटिस आता है, आप उसको चेक करिए ऑनलाइन पोर्टल पे जाके। सबसे पहले तो जब आप पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपके पोर्टल पे ही आपको सारी जानकारी अपने पैन से रिलेटेड, आपको पहले कितने नोटिस आए, उसका आपने क्या जवाब दिया, कितनी डिमांड है, वो सारी जानकारी आपको अपने पोर्टल पे बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर आपने कभी रजिस्टर भी नहीं किया अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे, यानी कि आप कभी रिटर्न ही नहीं भरते, कई लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस भी कर देते हैं और रिटर्न नहीं भरते, पोर्टल पे उन्होंने लॉगिन ही नहीं बनाया है, उनको नोटिस आता है, चाहे वो नॉन फाइलिंग का हो या किसी और सेक्शन में हो। तो उस केस में आप ऑनलाइन जाके पोर्टल पे जाके बिना लॉगिन करे भी आप डॉक्यूमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर और कुछ और डिटेल्स डाल के चेक कर सकते हैं कि वो जो नोटिस है वो जेन्युइन है कि नहीं। तो आजकल कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई रैंडमली फ़ोन करे या नोटिस भेजे और आपसे पेमेंट ले ले। जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर लेते कि वो जेन्युइनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है कि नहीं, आपको उस नोटिस का जवाब नहीं देना। और ऑनलाइन पोर्टल पे, आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे सब कुछ अवेलेबल है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको कभी कोई अलग से मेल करके या आपसे फ़ोन पे आपसे कोई डिस्कशन कर रहा है। सब कुछ आपके ऑनलाइन पोर्टल से ही ज़रूरी है होना। अच्छा, एक और चीज़ कि ये तो जो गौरी ने बताया, इस तरह से देख लीजिएगा जो नोटिस आया उसका आपका ऑनलाइन पोर्टल पे है कि नहीं है। और वैसे मोटा मोटी जो हम लोग मान के चलते हैं, जैसे ही नोटिस आया और कोई फ़ोन करके पूछे कि आपके पास से नोटिस आया क्या, आ गया तो आइए मुझसे मिलने के लिए, इस टाइप से कोई बात करो, समझिए जरूर कुछ फर्जीवाड़ा है। ये भी काफ़ी बिल्कुल वैसे ही ज़्यादातर चीज़ें आजकल फेसलेस हैं। आपको डिपार्टमेंट में ऐसे कोई फ़ोन करके बुलाता नहीं है और आपको ऑनलाइन ही जवाब देना बेहतर रहता है, ताकि आपका एक प्रूफ रहे, एविडेंस रहे कि आपने क्या जवाब दिया है और डिपार्टमेंट की ओर से क्या जवाब आया है, और वो सारी जानकारी। तो जितना कम्युनिकेशन ऑनलाइन होगा, पोर्टल के थ्रू होगा, उतना वो ही बेटर है और तरीका भी वही है। अब वो ज़माने चले गए जब फिजिकल फेस टू फेस जाके सब कुछ होता था। चलिए, तो ये है आपको असली और नकली इनकम टैक्स के नोटिस को पहचान
करने का तरीका। अब चलते हैं वडोदरा, लेते हैं सवाल हेमंत पुरंदरे साहब का। हेमंत साहब नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते लक्ष्मण जी। नमस्ते। नमस्ते, बताएं क्या उलझन है? लक्ष्मण जी, मैंने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से वीआरएस लिया है। अच्छा। और जो रिटायरमेंट सेटलमेंट की जो अमाउंट मिली है उसे अगर मैं मेरी वाइफ जो कि होम मेकर है और टैक्स पेई नहीं है उनके नाम पर इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरी टैक्स लायबिलिटी और मेरे वाइफ की टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी? जी, तो देखिए, जो इनकम टैक्स प्रोविजंस हैं उसमें एक सेक्शन है अलग से जो क्लबिंग के ऊपर है, जहाँ पे कुछ रिलेटिव से तो अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है तो एग्जेम्प्ट मानी जाती है, लेकिन अगर वो क्लबिंग प्रोविजंस में फॉल करता है तो जो स्पेसिफाइड लोग हैं उनके बीच में अगर कोई लेन देन होता है तो उसमें क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, जिसमें हस्बैंड और वाइफ एक कैटेगरी है। तो अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं एज गिफ्ट, तो उस अमाउंट पे वाइफ की जो भी इनकम हो रही है, यानी कि आपने उनको पैसे दिए, उन्होंने एफडी कराई, एफडी का इंटरेस्ट आपकी इनकम में क्लब हो जाएगा। आपने उनको पैसे दिए, उन्होंने घर खरीदा, उससे रेंट आ रहा है, वो रेंट आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। आपने उनको पैसे दिए, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, उसको बेच दिया, कैपिटल गेन आपको देना होगा। तो यानी कि ऐसा माना जाएगा वो आप ही का पैसा है। लेकिन इस पैसे को इन्वेस्ट करके जो इंटरेस्ट उन्होंने कमाया, उस इंटरेस्ट को जब वो री इन्वेस्ट करेंगी उस पे आपको टैक्स नहीं देना होगा। यानी कि आपने जैसे उनको घर लेके दिया, रेंटल इनकम आई, आपकी इनकम हो गई, उस रेंटल इनकम को उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया और उस पे इंटरेस्ट आया, वो उनकी इनकम हो गई। तो बेसिकली जो आप उनको अमाउंट देंगे वो ऐसा माना जाएगा कि वो आप ही का पैसा है, इररिस्पेक्टिव कि वो वर्किंग है या वो नहीं है। हस्बैंड और वाइफ में यही प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप वाइफ के नाम पे कुछ पैसा टैक्स बचाने के लिए करना चाहते हैं तो कोई बेनिफिशियल आपके लिए ज़्यादा होगा। अदरवाइज आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि इसमें एक और चीज़ होता है ना कि आप अगर घर खर्च के तौर पर वाइफ को दे देते हैं पैसा और वाइफ उसमें से कुछ पैसा बचा के इन्वेस्ट करती है तो फिर उस पर टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं बनती। बिल्कुल बिल्कुल, उसको पिन मनी बोलते हैं, जो वाइफ को घर चलाने के लिए पैसा हस्बैंड्स देते हैं, उसमें से वो छोटा छोटा अमाउंट सेव करके। बट इसमें कैच ये है कि ये जस्टिफाइड अमाउंट होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते आपने 10 करोड़ इकट्ठे करके रख लिया। तो ये ध्यान रखें। हालांकि पिन मनी पे हम लोगों ने कई सारे शोज भी किए, आप पिछले एपिसोड को देखें तो डिटेल में उस पर हमारे गेस्ट के साथ चर्चा भी हुई है। तो एक तरीका होता है टैक्स बचाने का तरीका ना कहें, ये एक तरह से सेविंग हैबिट्स का एक फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जैसा कि कहा गौरी ने कि जानबूझकर टैक्स बचाने के लिहाज से मोटी रकम दे देंगे तो फिर बाद में टैक्स डिपार्टमेंट वाला को पीछे पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं भोपाल, जहां से संजय मंगल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी नमस्कार। हाँ नमस्ते लक्ष्मण जी, मेरा क्वेश्चन ये है जी कि नमस्ते। मैंने एक प्लॉट लिया था, उसको मैं अब बेच रहा हूँ, तो उसके बेचने के बाद जो मेरे पास अमाउंट आ रहा है वो मैं अपनी बेटी को गिफ्ट दे रहा हूँ और मेरी बेटी उस गिफ्ट वाले अमाउंट से अपने लिए कुछ अपार्टमेंट ले रही है। तो क्या एलटीसीसी में बेनिफिट हमारा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो आप क्योंकि प्लॉट बेच रहे हैं तो आपके लिए जो सेक्शन अप्लाई होता है वो है सेक्शन 54F, जिसके अंदर आपको सारी जो प्रोसीड्स हैं आपकी सेल की वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करनी होती है। अब अगर आप लॉ को पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ पे क्लैरिटी नहीं है कि आप अपने डॉटर के नाम पे भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो लॉ को पढ़ने से ये क्लैरिटी आपको मिलेगी नहीं। लेकिन अगर आप कुछ जजमेंट्स देखेंगे तो कई बार बहुत सारे कोर्ट्स ने जो जजमेंट्स हैं वो एसएससी के फेवर में पास की हैं। अगर उन्होंने कभी अपने वाइफ के नाम पे या डॉटर के नाम पे कोई घर खरीदा है टैक्स बचाने के लिए और उन्होंने ये कहा है कि ये जो प्रोविज़न है ये एसएससी के लिए बेनिफिशियल प्रोविजंस के लिए हमने जो है उसको निकाला है और इसमें ये इंटेंशन देखी जाएगी, अल्टीमेटली आपने घर लिया है, आपने बेटी को दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप जजमेंट्स देखेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिट इसमें है, बट अगर आप लॉ पढ़ेंगे तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप अपनी डॉटर के नाम पे ये लेते हैं, हो सकता है आपको बाद में इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े,
प्रूफ करने के लिए कि ये जो प्रोविजन है ये हमें इसका बेनिफिट देता है, क्योंकि लॉ में क्लैरिटी नहीं है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कहीं पे रिस्ट्रिक्शन है, तो ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है, इस पे हम जजमेंट का ही बेस ले सकते हैं। चलिए संजय जी, कंफ्यूजन दूर हो गया? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी। जी धन्यवाद। फिर से कोई दिक्कत तो आ गई भी तो आप बताइएगा, टैक्स गुरु में आइएगा, हम लोग आपके सवालों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक का बताएंगे अगर कोई क्रिटिकल इलनेस से परेशान है तो उसके इलाज पे जो खर्च होता है उसके एवज में आप कुछ टैक्स छूट पा सकते हैं। आखिर कैसे, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब चलते हैं सीधे पुणे, जहां से मयंक सोमानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मयंक साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्ते लक्ष्मण जी। हेलो मैम। नमस्ते जी, मेरा सवाल था क्रिटिकल इलनेस पे। लाइक मेरे पिताजी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, तो वो कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हो गए थे दिसंबर में, और फेब में उनका निधन हो गया। तो जो भी मेडिकल पे इलाज पे जो भी खर्चा हुआ है, क्या मैं उसको ATDDB और ATDD दोनों में क्लेम कर सकता हूँ? क्योंकि हमने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके उन्हें घर ले आए थे, तो घर पे भी मतलब मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने पड़े थे कुछ, और अटेंडर भी थे। और क्या इसके लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी लगेगा अभी? चलिए, ये घटना सुनकर हम लोगों को काफ़ी दुख हुआ, हमारी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन इसमें किस तरह से टैक्स बचा सकते हैं गौरी बताएं। गौरी, ये जो 2 सेक्शन का जिक्र किया इन्होंने, ये कितना संभव है? देखिए, बिल्कुल जो इनकम टैक्स एक्ट है वो इसमें थोड़ी सी राहत देता है, क्योंकि आपने क्रिटिकल इलनेस पे मेजर खर्चा किया है। तो जब हम सेक्शन 80D की बात करते हैं तो आपको जो कंडीशंस हैं वो तो अगर आप फुलफिल करते हैं आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा। जो क्रिटिकल इलनेस का सेक्शन है 80DDB, उसके अंदर आपकी लिमिट्स होती हैं। नॉन सीनियर सिटीज़न के लिए 40,000, सीनियर सिटीज़न के लिए 1 लाख। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपने इंश्योरेंस क्लेम की है, यानी कि जैसे आपका मेडिकल इंश्योरेंस हुआ हुआ था, आपके फादर का इंश्योरेंस हुआ हुआ था, और आपने जो खर्चा किया है उसके लिए आपको इंश्योरेंस का अमाउंट मिला है, तो जितना इंश्योरेंस का अमाउंट मिला है वो आप अमाउंट माइनस कर देंगे, यानी कि उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। जो आपने अपनी जेब से पे किया है उसका मिलेगा, वो 40,000 है या वो 1 लाख है, डिपेंड करता है एज के ऊपर। और इसी के साथ जो सर्टिफिकेट है वो लेना ज़रूरी है। देखिए, आपको कहीं लगाना नहीं है उस सर्टिफिकेट को, यानी कि जब आप रिटर्न भरेंगे आपको वो सर्टिफिकेट कहीं अटैच नहीं करना या कहीं ले जाके दिखाना नहीं है। लेकिन एक सर्टिफिकेट आपको जो स्पेशलिस्ट है उनसे लेना है, जिसमें सारी जानकारी हो कि उनका नाम क्या है और उनका क्या इलनेस थी, क्या ट्रीटमेंट दिया गया है, डेट, और ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिखी होनी चाहिए। और वो सर्टिफिकेट आपको अपने पास बस रख लेना है कि किसी समय पास देना पड़ता है। बिल्कुल, अगर कल को कोई क्वेरी आएगी तो आपके पास होना चाहिए, बट लगाना नहीं है, बट रखना ज़रूर है अपने पास। तो चलिए मयंक जी, इस तरीके का इस्तेमाल करिए जो गौरी ने आपको बताया। आगे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लिखिएगा। बाकी दर्शकों से भी कहूँगा कि आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST जुड़ा हुआ, आप हमें लिखी भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर हम सीधा अपने टैक्स गुरु संपर्क कराते हैं और ऐसे आसान भाषा में आपके सवालों का जवाब देते हैं। गौरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।